और अब खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर आला और सदर PDP महबूबा मुफ्ती ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इसराइली फिल्म साज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी सदर के तबसरे पर ट्वीट करके हिमायत की है। उन्होंने लिखा है कि आखिरकार किसी ने एक ऐसे फिल्म पर आवाज़ उठाई है जो हुक्मरान जमात की तरफ से कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दरमियान दूरियां बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा किया था। उन्होंने कहा कि अफसोस के अब सच्चाई को छुपाने के लिए सिफारती जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इसराइली फिल्मसाज ने कश्मीर फाइल्स को भोंडी और प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया था। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी सदर के तबसरे और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के हिमायत में कई पार्टियों के लीडर सामने आए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म नफरत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि इसराइली फिल्म मेकर ने सही कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद का कहना है कि फिल्म कश्मीर फाइल्स में कश्मीर की सूरत हाल का सिर्फ एक रुख दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई को सामने लाने कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी मीर ने कहा कि इस फिल्म में कुछ अनासर ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, इसका जिम्मेदार हर कोई नहीं। सीनियर कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के कश्मीर फाइल्स पर इसराइली फिल्मसाज के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इस फिल्म ने नफरत और बीजेपी के प्रोपेगेंडे को हवा दी है। एक बेहुदा नफरत अंगेज फिल्म थी और अनुपम खेर ने अपनी सारी नफरत जो है वो इस फिल्म में डाली थी। वो जो इंटरनेशनल जूरी थी उनका ना कहना बिल्कुल सही है कि इट्स ए बैड फिल्म एंड इट इज़ ए प्रोपेगेंडा फिल्म। अब सफ़ीर क्या कहता है वो कुछ और है, जूरी का काम कुछ और है। तो पर्दा करने से क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिल्म के साथ क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। एक फिल्म साज ने फिल्म बनाई जो नफरत अंगेज थी, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डिफेंड क्यों कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। बट कश्मीर फाइल्स जब फिल्म बनी तो इसमें एंटरटेनमेंट कम थी और सियासत बहुत ज़्यादा थी। और खुसूसन बनाने वाले ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इसको जब बनाया तो कश्मीर के अंदर जब माइग्रेशन हो गई हमारे कश्मीरी भाइयों की, कश्मीरी पंडित बरादरी की, तो उसको इस तरह से दिखाया गया कि जो मेजॉरिटी है वहाँ, उस मेजॉरिटी को बदनाम करने की कोशिश की है। मगर मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है वो बदकिस्मती है। 32 साल हो गए हैं। उसको फिल्म के रूप में या कोई डॉक्यूमेंट्री के रूप में जब बनाते हैं तो दो चीज़ें तो जहर में रखनी चाहिए कि जहां भाईचारा ख़त्म ना हो। फिल्म बनाने वाले को तो कमर्शियल एक्ट में उसको फ़ायदा हुआ होगा, जिस वजह से उसने फिल्म बनाई, इट सोल्ड, उनको उसका पैसा मिला, सारा कुछ वसूल हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसके एक बड़ा नाजुक इशू है। कश्मीर और यहाँ की हालत बहुत ही नाजुक इशू है और कई ऐसा एक्ट करने से जिसमें और वेज बढ़ जाए और आग लग जाए। इसलिए मुझे लगता है जो उन्होंने कहा, अपनी राय उनकी हो सकती है, लेकिन हमें लगता है हमारा सारा सोसाइटी का हर सेक्शन जो है वो मुस्तरद होने के लायक नहीं है। कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर यहाँ पे हुए हैं कि जहाँ पे मज़म्मत की जा सकती है, लेकिन हर फ़र्द यहाँ का उसमें शामिल नहीं था और ऐसे वाक़यात हर जगह नहीं हुए थे। एक सिचुएशन बनाई गई और फिल्म ने प्रॉबली एक वन साइडेड पिक्चर आई है इसमें। इसलिए जो उन्होंने कहा तो मुझे लगता है यही मद्देनज़र रखते हुए कहा होगा। उन्होंने फिल्म को देखने के बाद ये कहा कि उसमें जो आर्टिस्टिक उसके काबिल नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा था और कुछ बातें उन्होंने कही, वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, हम तो नहीं कह रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आप गैप, उनका जो दर्द है वो समझते हैं। जो उनके साथ हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मजबूर किया गया निकलने पे, दहशत का माहौल था। लेकिन उस वक्त भाजपा स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर और यहाँ पे गवर्नर था और जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जो फेलियर हुआ है, आज भी हो रहा है,
जो माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो दर्दनाक हादसे और सीन उससे फिल्म बना करके दर्दों को, जख्मों को जो है भरने के बजाय और ताज़ा करके, मैं समझता कि उन्होंने उस व्यू में कहा है कि इससे जो है वो एक किस्म का दर्द जो है उसको दिखाने से फ़ायदा नहीं होगा। वहीं बीजेपी और कश्मीरी पंडित तंजीमों ने महबूबा मुफ्ती के बयान को शर्मनाक करार दिया है। इसराइली फिल्म ज्यूरी के बयान की हिमायत पर पीडीपी सदर को जमकर निशाना बनाया गया। उन पर कश्मीरी पंडितों के तई बेहिसी का रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया जा रहा है और बीजेपी लीडरों का तासुर है कि तारीखी सच्चाई पर मबनी फिल्म को झुटलाने का जुर्म करके खुद के मुजरिमाना पस मंजर को महबूबा मुफ्ती ने आश्कार कर दिया है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता, अश्वनी चरंगू और विजय राणा के अलावा साबिक एमएलए आरएस पठानिया ने अपना तीखे तासुरात जाहिर किए। देखिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ महबूबा हमेशा खड़ी है, चाहे पाकिस्तान कुछ कहे या दूसरे राजनीतिक पार्टियां कुछ देश के विरोध में कहें, तो ये हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। इस चीज़ पर कोई, मुझे लगता है कि हैरानगी नहीं होनी चाहिए। इनका जो एजेंडा है एंटी इंडिया, उसी के आधार पर ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ये लोग भी उसी अपराध में शामिल हैं और जो एक प्लानिंग हुआ करती थी उसमें इन लोगों ने सपोर्ट करी, तभी तो 6 लाख हिंदू लोग वहाँ घाटी छोड़ करके आए। तो आज बार बार कभी कभी कश्मीरी पंडितों का ये दर्द झलकता है। ये साफ जाहिर होता है कि इनका ये एक इस प्रकार से करना तो एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि ना केवल पीडीपी बल्कि उसकी लीडर महबूबा मुफ्ती कितनी इनसेंसिटिव है इस बात को लेकर के कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है, ये एक प्रकार से अनफॉर्चुनेट भी है। और जम्मू कश्मीर के नजरिए से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का पिछले 40 साल में आतंकवाद के कारण जो बुरा हाल हुआ है उसका जो प्राइमरी विक्टिम है वो कश्मीरी पंडित है। यही उस फिल्म में कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है और ये एक ऐतिहासिक सच है। ऐतिहासिक सच पर बनी हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स सारी दुनिया में अपना नाम कमा गई और अपनी छाप छोड़ गई और वर्षों तक, डिकेड्स तक ये छाप जो है इसका अपना असर रहेगा। और तो बाकी लोगों ने कहा है, इंक्लूडिंग दोज जिन्होंने उनके समर्थन में ये बात कही है, जैसे कि महबूबा मुफ्ती। मैं महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को अनफॉर्चुनेट मानता हूं और ये शेमलेस स्टेटमेंट है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। पिछले ही दिन एक इजरायली डायरेक्टर मिस्टर लेविड ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना, सत्य से कोसों दूर एक ऐसा वक्तव्य जारी किया है जिसने देश भर में एक आग लगाने का काम किया और देश भर से उसके विरुद्ध निंदाएं, भर्त्सना का एक बहुत बड़ा एक बवाल हुआ है। और तो और इजरायली सरकार के राजदूत, उनके एम्बेसडर, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी उसका खंडन किया है और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी के बाकी सदस्य हैं उन्होंने भी उसका खंडन किया है। लेकिन चिंताजनक और अफसोस की बात है कि एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर और एक हारी हुई, जिसे कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट करने के लिए आज उनका समर्थन कर रही है। इसराइली फिल्म मेकर लिपिड के स्टेटमेंट को जो सपोर्ट किया है महबूबा मुफ्ती ने, उस सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं विजय राणा जी से, जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं। महबूबा मुफ्ती जी, हम तो जो इजराइल के जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उनका तो हम बात समझ सकते हैं कि वो देख, क्योंकि उनको कश्मीर के बारे में, कश्मीरी हिंदूज के बारे में, कश्मीरी जीनोसाइड के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, तो वो बात समझ सकते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी जो यहाँ की पली बड़ी हमारी सीएम रह चुकी हैं, उनको सब कुछ पता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तो उनका अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आता है और वो उनके उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कश्मीर के लिए और कश्मीरी अवाम और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन्हें ये स्टेटमेंट दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज पीएम आवास योजना के इस्तेफादा कुनंदगान में चेक तकसीम किए। तकरीबन 35,000 लोगों को 147 करोड़ रुपए से ज्यादा रकूम अदा की गई। स्कीम के चेक्स की तकसीम के लिए जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट में नज्म किया गया था।
एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ज़रूरतमंदों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है और 2 सालों के दौरान इस ज़िम्न में कामों में तेज़ी लाई गई है। पक्का मकान बनाने के लिए माली मदद मिलने पर लोगों ने पीएम मोदी और एलजी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब एक बावकार ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन गए हैं लोग। एलजी ने मकानों में बिजली, पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम कराने का यकीन दिलाया। आज जिन लोगों को आवास मिला है या जो लाभार्थी हैं, ऐसे सभी भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि पिछले 2 वर्षों में तेज गति से इस क्षेत्र में हमने काम प्रारंभ किया है। अगर 2018 देखें तो तस्वीर बड़े दूसरे प्रकार की थी, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, इनके सेक्रेटरी और उनकी टीम ने पिछले 2 वर्षों में इस काम को काफी गति से बढ़ाया है और जो लक्ष्य है कि 2 लाख से ज्यादा घर हमें बनाकर देना है, उस लक्ष्य के करीब हम पहुंचने वाले हैं। आज अभी मोटे तौर पर 143-44 करोड़ रुपया करीब 34,000 लाभार्थियों को स्थानांतरित किया गया है। एक लक्ष्य 20 नवंबर 2016 को जब योजना शुरू हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये अपेक्षा रखी थी कि देश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपने छत, अपनी घर नहीं हो। और अप्रैल तक जो आंकड़ा था देश भर का, वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को घर बना के दिया जा चुका है। अब ये 3 करोड़ सुनने में हम लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा कि अब कौन है, बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देश हैं उनको मिला थी, उनकी आबादी 3 करोड़ नहीं है। तो इसके महत्व को हम तब समझते हैं जब देखते हैं कि हंगरी जैसे देश, उनकी आबादी ही नहीं है, इतने गरीब लोगों का घर बनाना एक बड़ा काम है। और केवल घर बनाना नहीं, हमको एक बात और देखनी चाहिए कि जिनको आवास मिला है, बिजली उनको मिल गई कि नहीं, गैस मिल गई कि नहीं, ये सब उसमें 3-4 जो शर्तें हैं, क्योंकि जब नए घर बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां बिजली नहीं होगी। सामान्य रूप से ये हमारे जो माने डीसी साहिबान हैं और ग्रामीण विकास के जो हमारे अधिकारी हैं, इसमें भी थोड़ा अगर रुचि लेंगे तो घर के साथ ये सुविधाएं भी अगर परिवार को मिलेंगी तो वही सपना एक गरीब आदमी का है। तो उस सपने को पूरा करने में आप सब लोग बहुत तन्मयता से लगे हैं। मैं पूरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित हुआ है वो लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। मेहता जी बार बार ये कहते हैं कि इसके अलावा भी अगर कोई गरीब छूट गया है तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई योजना हम तभी बना सकते हैं जब सही स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हो। एलजी फंक्शन में जो सिविल सेक्रेटरीट में हुई, यहाँ पे उन्होंने पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो बेनिफिशरीज हैं, जो पुअर से पुअर लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, जिनके पास अपने मकान नहीं है, उनको जो पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट्स जो है उनकी ड्यू थी, उनको रिलीज किया। तकरीबन 35,000 लोगों को ऑनलाइन मोड से ये इंस्टॉलमेंट्स रिलीज की गई और इसके साथ साथ 20 लोग यहाँ पे आए थे जो मुख्तलिफ जगहों से आए थे। आप देख सकते हैं। सूरम जी, आप रियासी से हैं, आपको ये इंस्टॉलमेंट मिला क्या? मकान बना के सर, अपने भर के रखा सर, पहले 50,000 मिला था तो अभी दोबारा उठाएंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? मकान नहीं था? मकान नहीं था सर। अब मकान बनाओगे? हाँ बनाएंगे सर। क्या कहेंगे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, क्या कहेंगे? सर उनका रब भला करेगा जी, को गरीब के ऊपर छत्र बनाएगा सर, और क्या बोल सकते हैं हम। क्या नाम है आपका? नजीर अहमद जी सर। अब मकान आप बनाओगे? पहले मकान नहीं? पहले मकान नहीं था, अब बनाएंगे इंशाल्लाह जी सर। तो कितनी मुश्किलें आती थी आपको? बहुत मुश्किल आते थे, गरीब लोग के बहुत मुश्किल आते थे। ये हमें मदद मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहली बार आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला या दूसरा? नहीं जी, पहला जी। तो आप मकान कब से शुरू करोगे? बस कल से शुरू कर लेंगे, जैसे पैसे मिलेंगे शुरू कर लेंगे। कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हम बहुत गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। कहाँ से आप? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। कितना क्या लग रहा है आपको? पहले मकान नहीं था आपको? पहले मकान मेरा नहीं था सर, तो आज बहुत खुशी हुई है मुझे मकान के बारे में। आप अच्छी तरीके से अपना मकान में बना दूँ, तो गवर्नमेंट साहब से मेरे शुक्रिया अदा करता हूँ।
जी मेरा हक मुझे मिल गया अच्छी तरीके से। ये जो मोदी सरकार की जो स्कीम है, इसमें जैसे आप हैं, बाकी लोग हैं, तो आप लोग को लगता है कि ये एक गरीब के लिए एक बड़ा मौका है या उसके लिए एक अच्छी बात हो रही है? अच्छी बात उसके लिए, वो गरीब के लिए बहुत ही मदद हुई और उसके लिए मुबारक की बात देना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद दर्जी। आपको क्या लग रहा है, क्या आपको इंस्टॉलमेंट मिली है? कि बहुत अच्छा है, हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है। आज हमारी बात उन्होंने सुनी है, क्यों हमारे फायदे पहुंचे हैं। आज हम उतने खुश है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास गवर्नमेंट ने मदद किया, इसको अल्लाह खुश रखे, क्यों हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छे है। आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली है? हाँ सर, पहले मिली है। हम हैंडीकैप हैं और सर हम मोदी का इतना और जितेंद्र साहब इतना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितना हमें दिल में खुशी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो गरीबों को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। तरसीम जी, पहले मकान नहीं था आपको? कितने घर में कितने फैमिली मेंबर? 3 थे सर। 3 के पास मकान नहीं था? नहीं था, कच्चा था, 2 बार गिर गया जी। और अब मिला है, क्या कहें? हाँ, अब मिला भी। मोदी ने बहुत हमें सहायता की है, मगर उसका बहुत धन्यवाद करेंगे। मगर हम चाहेंगे भी कि हर बार मेरे को भी हमें मोदी चाहिए तो हम बहुत खुशी से जिएंगे। तो मकान आप पूरा बनाओगे? हाँ, पक्का बनाओगे? बस पक्का बनाएंगे अभी मोदी की वजह से। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, मैं वीडियो हेडक्वार्टर पे डायरेक्टेड ऑफिस में। इनको ज्यादा लंबा खींचना तो नो, इनको बहुत अच्छे तरीके से लाया गया और इनके साथ नोडल अफसर लगाए गए थे और वो उनको लेकर आए और इनको जो है बेनिफिट दिया गया। तो इनको जो प्रोसेस से गुजरना पड़ा वो कोई लंबा प्रोसेस नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से इनके नाम आवास प्लस में आए हुए थे और उसी तरीके से इनके लिस्ट में नाम आया और इनके जो है पैसे मिल गए। जो लक्ष्य दिया गया है सरकार की तरफ से, तकरीबन 2 लाख ऐसी फैमिलीज को बिलो पॉवर्टी लाइन में जो बहुत पुअरेस्ट हैं, उनको पीएम आवास योजना के तहत जो बेनिफिट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो बहुत जल्द उनको और ज्यादा रिलीज की जाएंगी ताकि ये अपना जो पक्का मकान है जल्द से जल्द तामीर करे। और ये सभी लोग गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नमेंट आगे आई और इनके सपने को साकार करने में सरकार ने अपना एक रोल निभाया है। इसके लिए ये शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर का भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। आईजीपी ट्रैफिक पुलिस विक्रमजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ई चालान मुतारफ हो जाने से ट्रैफिक कवानीन को नाफिज करने में मदद मिलेगी। वन नेशन वन चालान के तहत ई चालान शुरू किया गया है। आईजीपी ट्रैफिक पुलिस विक्रमजीत सिंह ने इस ज़िम्न में न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। आईजीपी ने कहा कि ई चालान आ जाने से आदी मुजरिमों की निशानदेही करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद बहुत सारे ऐसे मरकजी कानून हैं जो यहाँ यूटी में भी लागू किए गए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर वन नेशन वन चालान सिस्टम भी जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के आईजी ट्रैफिक विक्रमजीत सिंह। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इंट्रोडक्शन ये जो है ई चालान, तो क्या मकसद है इसका और किस तरह से ये काम करे? राइट, थैंक यू। हमने कल 100% ई चालान JNK यूटी में इंट्रोड्यूस करा। ये हमने इसकी तैयारी हमने ऑलमोस्ट 2 साल पहले से शुरू करी थी, जब हमने पार्शियल रोल आउट करा था ई चालान्स का। उसके बाद हमने, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारे जो इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स ताकि वो वेल वर्स्ड हुए न्यू टेक्नोलॉजी से, तो हमने ओवर 2 ईयर्स उनसे काफ़ी सारी ट्रेनिंग सेशंस करवाए, मशीनें पे उनको यूज टू कराया और फिर कल डिसाइड करा कि अब हमारी फोर्स तैयार है कि हम 100% ई चालान पे शिफ्ट हो सकते हैं और कल से हमने ई चालान का लॉन्च कर दिया। इससे क्या फायदा हो सकता है? जब अगर आप देखें कि जिस तरह से हमने देखा कि जब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे होती है, गाड़ियां रोकी जाती हैं, उसके बाद एक जो पुराना मैकेनिज्म था कि चालान लिखा जाता है, उसके बाद कई बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है या बाकी चीजें, ई चालान से जो फोर्स है, जो ट्रैफिक पुलिस है और जो आम लोग हैं, उन्हें किस तरह की सुविधा मिल सकती है? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा तो इसका बेनिफिट आम जनता को होएगा, क्योंकि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है और इसमें अकाउंटेबिलिटी रहेगी पुलिस की तरफ से। जब हम ई चालान करते हैं तो उसमें जो नई मशीन के साथ जो हमने इंट्रोड्यूस करा है, एक तो वो इन्फोर्सिंग ऑफिसर को प्रूफ, उसके पिक्चर डालनी पड़ेगी कि ये वायलेशन हुआ है।
दूसरा, ये चालान ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो उसमें जनता को कोई दिक्कत नहीं है वो चालान का फाइन पे करने में। उसको पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जहाँ वो अपनी उनको लगता है कि ये जायज़ चालान है, उनसे कुछ वायलेशन हुआ है, तो वो अपने घर बैठे ऑनलाइन ही उसका पेमेंट कर सकते हैं। हमने इसलिए ई चालान के साथ इंटरनेट पेमेंट गेटवे भी कल लॉन्च करा था, जिससे जनता को सुविधा रहेगी ताकि वो इसको आराम से अपने घर बैठे चालान का पेमेंट कर सकते हैं। पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया, तो इसमें उनको आसानी है, क्योंकि वो मैनुअल सिस्टम में गलतियां होती थी, टाइम लगता था। कोविड के कारण थोड़ी मशीन्स की शॉर्ट सप्लाई थी, तो अब हमारे पास JNK बैंक के थ्रू 250 और मशीनें आई हैं, तो उससे हमारे पास सफिशिएंट मशीन्स हैं ताकि हमारे हर एक चालानिंग ऑफिसर के पास ई चालान मशीन होगी। और हमने आदेश दिए हैं यहाँ से ट्रैफिक हेडक्वार्टर से कि कोई भी मैनुअल चालान नहीं करा जाएगा जबकि एडिक्वेट जस्टिफिकेशन ना हो कि क्यों हम ई चालान नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस की बात करें, अगर पुलिस की जो चेकिंग होती है या पुलिस की जो सख्ती है इस बारे में कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम जनता में एक एटीट्यूडनल चेंज लेकर आए ताकि वो अपने आप वो समझे कि इन ऑफेंसेस का ओवरऑल ट्रैफिक एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके मद्देनज़र हम डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में स्टेक होल्डर्स के साथ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हमने पिछले साल ऑलमोस्ट 1800 ऐसे प्रोग्राम। ये कहना ठीक नहीं होगा कि ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक्शन बढ़ रहा है, तो हम ज़्यादा लोगों को चेक कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको हम फाइन्स लगा रहे हैं ताकि वो अपना इन फ्यूचर अपना बिहेवियर चेंज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे आईजी ट्रैफिक जम्मू कश्मीर, जिनका ये कहना है कि जो ई चालान का सिलसिला है उससे न सिर्फ जो ट्रैफिक को मैनेज करने में आसानी होगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि अगर किसी ने पहले ही कोई ऐसा जुर्म किया है, लगातार ऑफेंसेस किए हैं, तो उस ड्राइवर का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 11वीं और 12वीं जमात के तलबा इन दिनों इम्तिहानात के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं। सरकार ने इम्तिहानी फीस मुकर्रर की है, लेकिन बडगाम में सरकारी अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। CEO बडगाम ने साफ कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पेश है आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। वादी में इन दिनों 11वीं और 12वीं जमात के तलबा अपने इम्तिहान का फॉर्म जमा करा रहे हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर के मुताबिक तलबा को 1190 रुपये फीस जमा करनी है, मगर बडगाम में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है। तलबा ने बताया कि इम्तिहानी फीस 1190 रुपये की बजाय 1250 रुपये वसूल की जा रही है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में तो मनमानी फीस लेने का इल्जाम लगाया गया है। तलबा का कहना है कि स्कूल इंतजामिया से गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। 1119 है और ये वहाँ से बोल रहे हैं 1300 है। कल परसों ने बोला पहले 1300, फिर बोला 1219 है कुछ है, फिर हमने अभी 1250 भरे। बहुत सारा जुल्म हो रहा है। कोई गरीब होता है, उन बेचारों के पास क्या हो, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई लेट फीस, अभी फिर क्या करेंगे हम। अभी मेरे पापा की, मैं अपना बोलूँगी, मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह की कसम। गोड़ा खाने सर एम 1200 रपये फीस, तेल बोन वस एम मे दोपन यह 1300 फीस। तो पत ये मे मैसेज वुच अस ग्रुपस तथ पे 1200 रपये तो ये वन वन 1200 रपये फीस अस दित वन सर वारिया। मोन मोल अख लेबर, यमो सोची ना तम खतर कह, मतलब बाकी बचन हूँ सोची नहीं सर। ये और ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर, इन बस ती वन बचन। सर ये जो हमारे टीचर है सर हमारे दबाव रख रहे हैं कि नहीं इतना देना है, इतना नहीं देना है। सो सर हम क्या कर सकते हैं, जुल्म हो रहा है सर। स्टूडेंट को जुल्म नहीं होना चाहिए,
हमारे पेरेंट्स को जुल्म नहीं होना चाहिए। तलबा का कहना है कि ये सिलसिला आज कहीं नहीं है बल्कि ये हमेशा होता है और इजाफी फीस ली जाती है। उनका कहना है कि दाखिला फॉर्म जमा करना हो या फिर इम्तिहान का फॉर्म, उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। फीस ले ली जाती है मगर कोई रसीद नहीं मिलती। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मैंने सुना 1190 का ऑर्डर है, ये ले रहे हैं यहाँ पर 1250 रुपये, जिसको जितना लूटा जा रहा है और बच्चों से 1300 ले रहे हैं, 1400, 1250। बहुत जुल्म हो रहा है हमसे, हर टाइम फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो तब भी जुल्म होता है, तब भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है स्टूडेंटों से। मैंने सुना है कि 1190 देना था, हमसे 1270 लिया जा रहा है सर। तो क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में तो हाल ये है कि यहाँ क्लर्क के बदले लेक्चरर फॉर्म ले रहे हैं। फीस लेने वाले लेक्चरर एतराफ कर रहे हैं कि सरकारी ऑर्डर 1150 रुपए का है मगर स्कूल इंतजामिया के कहने पर वो इजाफी फीस ले। फिर आप क्यों फीस लेते हैं? अगर आप लेक्चरर क्लर्क ज्ञान नहीं है फिर आप क्यों फी लेते हैं? तो आपकी ड्यूटी नहीं है फी लेना, आपका है पढ़ाना। बिल्कुल सर। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल इंतजामिया से मशवरा लेने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों से लेने का फैसला किया गया। उनका कहना था कि प्रिंटिंग और बाकी चीजों के लिए इखराजात होते हैं। नहीं सर, ये डिसाइडेड बाय ऑल फैकल्टी मेंबर्स कि हम कैसे लेंगे, तो फिर हमने पहले ये मीटिंग की है कि क्या फ्यूजिबल रहेगा। तो सिर्फ एक बंदा इसमें मुलवस नहीं है, नहीं वर्बली नहीं हुआ है, ऑर्डर भी नहीं हुआ, लेकिन हमने म्यूचुअली ये मतलब किया है। तो बच्चों के करियर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खेला जा रहा है? नहीं सर, क्यों खेला जा रहा है? तो बच्चे गरीब लोग भी है यहाँ पे, गरीब बच्चे हैं, कोई ऐसा भी बंदा है हमारा? देखिए हमें हमेशा बच्चों का इज्जत करना चाहिए और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उधर सीईओ बडगाम के सामने जब न्यूज़ 18 ने ये मामला उठाया तो उन्होंने साफ कहा कि इम्तिहानी फीस के लिए सरकारी ऑर्डर 1150 रुपए का है, इसमें कोई और इजाफा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल का अपना टर्म इम्तिहान हो तब प्रिंटिंग चार्जेस लिए जाते हैं मगर बोर्ड इम्तिहान फीस में कोई भी इजाफी चार्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि इस मामले की जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। 1190 रुपये और 1190 दोनों क्लासों के लिए एग्जामिनेशन फीस है। तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज बाकी? इसमें एक्स्ट्रा चार्ज वैसे तो नहीं होता है, वो ये जो बच्चे फीस वहाँ डिपॉजिट करेंगे स्कूल अकाउंट में, तो वहाँ से बाद में वो खुद ऑनलाइन डिपॉजिट करेंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस पर से तो नहीं होते हैं। सर इल्मियत में ये क्यों नहीं है? आपने मेरी नोट्स में लाया, हमारी नोट्स में तो नहीं। जो हमारा जो मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि जितना भी बोर्ड फिक्स करेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपया जो बैंक के चार्जेस लगते हैं उतने ज़्यादा तो नहीं। तो क्या कार्रवाई होगी आपके ऑफिस से? हम दे देंगे, पता करेंगे, हम देखेंगे, वी विल सेंडिंग स्ट्रॉन्ग यहाँ से हम ऑर्डर्स निकालेंगे, कोई एडिशनल फीस बच्चों से नहीं ली जाएगी। अगर इसमें कोई इन्वॉल्व होता है हम देखेंगे, क्या एक्शन करेंगे? हम लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी, बच्चों की शिकायत भी आपने सुनी और इंतज़ामिया का जवाब भी आपने सुना। हालांकि सीईओ बडगाम ने हमारे कैमरे के सामने ये तक कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब उम्मीद यही है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतज़ामिया हरकत में आएगी और जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो आने वाले वक्त में नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने आज गुलगाम कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि क्रिकेट घोटाला मामले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत जल्द जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी आवाम सिर्फ अदालत के हुक्मनामे का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में दो खानदानों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इख्तिदार में नहीं आने देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सियासत का जम्मू कश्मीर में जनाजा निकल चुका है। चैनल के माध्यम से सब लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी चुनाव हो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर, अपने दम पे जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर को पीडीपी ने तबाह किया था या हम कहें कि इन दोनों खानदानों ने तबाह किया था। उस जम्मू कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हर संभव प्रयास कर रही है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जिस पीडीपी को मुफ्ती साहब ने बनाया था, उस पीडीपी को तार तार करने के लिए मैडम महबूबा मुफ्ती खुद जिम्मेदार है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सुप्रीमो गुलाम नबी आज़ाद ने आज जिला किश्तवाड़ के नाली बिंजिया में जल से आम से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि जिला डोडा में सारी तरक्की उन्होंने अपने दौर में कराई, खित्ते को सड़कें दी, इंतजामी उमूर ठीक कराए, स्कूल की इमारतें बनवाई। और आज़ाद का कहना है कि उनके सीएम बनने से पहले जिला डोडा में कुछ भी नहीं था। आज़ाद ने बाज़ पार्टियों की तरफ से सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी तकसीम को हवा देने के मुरव्वजा रुझान को बदकिस्मती करार दिया और उन्हें चैलेंज किया कि वह तरक्याती उमूर पर उनसे बहस को आए। आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब सियासत तरक्याती मसाइल पर मबनी होगी। था वो आज तक नहीं बना क्योंकि हमने अनाउंस किया। मैंने तहसीलों का जाल बिछाया। चिनाब वैली में एक डिस्ट्रिक्ट थी, उसके 3 जिले बनाए। लोगों की तकलीफें कम हुई। उन जिलों के साथ साथ तहसीलें बनी, ब्लॉक बने, न्यायबतें बनी, नई पोस्टें निकली, मुलाजिम लगे। हमारे गुजर भाई खास तौर से पूरी स्टेट के जिनकी चमड़ी उतर जा रही है हजारों सालों से, सैकड़ों साल। टाउन हॉल कुंजर में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसमें सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस दौरान हल्के इंतखाब गुलमर्ग के लिए नामजद उम्मीदवार अहमद गुलजार की भी हिम्मत अफजाई की गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वो लोगों की उमंगों पर खरा उतरेंगे। ताज मोहिउद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि अहमद गुलजार हल्के इंतखाब गुलमर्ग के नामजद उम्मीदवार होंगे। इस कन्वेंशन में कई लोगों ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी लीडरान का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में गुलाम नबी आज़ाद ही वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दौर में जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना अहम रोल निभाया। लीडरान ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मजबूत बनाने और आने वाले इंतखाबात में इस पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने पर जोर दिया। से मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने आज ये दिखाया है पुरजोर तरीके से, और ताज मोहिउद्दीन साहब को ये मैसेज दिया जहाँ से कि आज़ाद साहब को आप बिल्कुल इतला करिए कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी अब बदलाव चाह रही है। एक नौजवान को चाह रही है, एक पढ़े लिखे इंसान को चाह रही है जो उनके हक का फैसला करे, जो उनके हर जायज़ काम में शाना बशाना उनके साथ खड़े। लोग आते गए, कारवां बनता गया। सिर्फ 2 महीने पुरानी पार्टी है और 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ना है। 90 सीटों में सूटेबल कैंडिडेट ढूंढने। हमारा यही रहा है कि पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग सामने आए और उसी लिए कर रहे। और मुझे यकीन है कि एक सियासत में एक बहुत बड़ा तब्दीली आएगी और उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। नॉर्थ कश्मीर का इंचार्ज होने के वजह से मेरे पास 16 कॉन्स्टिट्यूंसी और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है कि 16 के 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम कैंडिडेट ढूंढ चुके हैं। आज पटन के बुरन में जम्मू कश्मीर की अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम सगरपटन कश्मीर की जानब से यौम डॉक्टर अजीज़ हाजरी मनाया गया। पहली नशिस्त की सदारत मारूफ शायर और कलमकार अख्तर हुसैन मंसूर ने की। उनके साथ ऐवान सदारत में मारूफ अदाकार अख्तर हुसैनी के अलावा दीगर शख्सियात मौजूद थे। डॉक्टर अजीज़ हाजरी की शख्सियत पर मकालात पढ़े गए। नशिस्त में सूफ़ी शायर नूर काक के शेरी मजमूए कलाम नूर की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने डॉक्टर अजीज़ हाजरी के लिखे मशहूर गीत पेश करके हाजरीन की दाद हासिल की। बाद में शायरों ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर आबिद अशरफ ने की।
आखिर में बज़्म सक़ाफ़त व अदब श्रीनगर की जानिब से सागर कल्चरल फोरम को अजीज़ हाजनी अवार्ड से नवाजा गया। अजकि प्रोग्राम मकसद आज ये गामुक बसकिंदर यमिस नूर काख नाव नूर मोहम्मद गनाई साहब शार सुमरन यथ नाव कलाम आज ये इजरा करें अत मोहर तुलन यह गाम वाला मारमुद गाम गामिक लुक मोहब्बत सत आज डॉक्टर अजीज हाजनी सबन दह मनाने खतर जमा गमत आज आव डॉक्टर अजीज हाजनी साहब आव याद कर तमिस पे आई पेपर पढ़ने तमिस पे सपज कत तिकाज डॉक्टर अजीज हाजनी साहब अदबुक आफ्ताब। महकमे समाजी बहबूद की जानिब से शुरू की गई बुढ़ापे की पेंशन स्कीमों के इस्तिफादा कुनिंदों को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब महकमे ने उन्हें मेडिकल बोर्ड के जरिए तस्दीक शुदा उम्र के सर्टिफिकेट की तजदीद करने को कहा है। मुस्तफीद होने वालों का इल्ज़ाम है कि तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट्स को मुस्तरद कर दिया जाता है और उन वजूहात की बिना पर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने पर मजबूर हैं। गांधरबल के BDO ऑफिस के अहाते में शदीद सर्दी के बीच मुअम्मर शहरियों की लंबी कतारें हैं, जिनमें खवातीन और खुसूसी तौर पर माजूर अफराद भी परेशान हैं। अस पे करो गवर्नमेंटन जनाब सही एहसान सहीयत एहसान वन सह एहसान करो अस पे गवर्नमेंटन क्या कह बेमार जनाब आसान कह रोपये सास लग दवा फलिस मगर सठा काल अस मिसाल अड़न वात 20 वरी नमा अड़न वात 10 वरी जनाब नमा मगर यह वुचना आज तान जनाब तुम वो पन ये वो तुम जनाब तुम सामने बिहत तुम वो क्या गो बुजुर्गन बुढ़न माजूर शख्सन क्या मे दप तुम फार्म ओत पे रटू अस 6 दो गई 7 दो फार्म वोत पे तुम बराए मेहरबानी अस दीतो फार्म ही वापस दपान तम गई रिजेक्ट क्या गई रिजेक्ट गो ब्लाक लार तम वन दपान सेम ऑफिसर गसन। प्राइड प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाहिद, CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू, ACR अनंतनाग शोएब नूर, DSP ट्रैफिक मोहम्मद इदरीस और दीगर महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने जन अभियान के तहत अनंतनाग में कायम किए गए 11 मराकज़ में लोगों के लिए मुख्तस सहूलतों का तस्करा किया। लोगों से इन मराकज़ का फ़ायदा उठाने की अपील की गई। मुख्तलिफ फलाही और रोज़गार स्कीमों की जानकारी दी गई। माई टाउन माई प्राइड जो चल रहा है, जिसका 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है जन अभियान के तहत हमने म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के 11 सेंटर्स डाले हुए हैं, जहां पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक के सारे महकमे अवेलेबल रहते हैं, जो लोगों को वहां पर अवेयर करते हैं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी है। उसी के साथ साथ 7 सेक्टर्स जो हमने वो किए हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें लोग सुझाव दें इस शहर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं और क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। मेन जो होगा 5 और 6 को जो हमारे विजिटिंग अफसर यहाँ पर आ रहे हैं, श्री शैलेंद्र कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हमारे PWD के, उसमें एक एक्सपेंडेड जिसे पिछली बार फेज़ 1 में किया था, जो एक कामयाब तरीन प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड जो LG साहब ने शुरू किया, कामयाब तरीन प्रोग्राम रहा। लोगों की डिमांड थी इसका फेज़ 2 हो। हर एक तबके के स्टेक होल्डर एक्सपेंडेड जनरल काउंसिल मीटिंग होगी, जो भी लोगों से सुझाव आएगा वो उस दिन यहाँ पर रख के इस शहर में खूबसूरत और बनाने के लिए कैसे आगे जाए। शोपियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सरकर्दा लीडर अब्दुल रशीद पंडित ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो KCC और फसल से मुतल्लिक कर्जों पर सूद माफ़ कर दे। अब्दुल रशीद ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के अपने पहले दौरे में कई किसानों और मेवा काश्तकारों से मिले। ज़िले के दूर दराज और दही इलाकों के अपने दौरे में पंडित सैकड़ों वफूद से मिले। कभी सरकार न रहने के बावजूद पंडित के मफाद आम्मा के कामों की सताइश की जा रही है। ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट के एक हिस्से की मीटिंग थी और इसमें एक ही 2-3 बातें रही। एक तो हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने के लिए और हर गाँव में हर गली में हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए हम अब कोशिश करेंगे कि घर घर जाएं, महल्ले महल्ले जाए, गाँव गाँव जाए, ताकि उनके जो मामलात हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के उन मसाइलों को हल किया जाए और उनको सरकार तक पहुँचाकर उनको ग्रास रूट पर हल किया जाना चाहिए। लेह में HIV पॉजिटिव केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। तकरीबन 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में HIV के 61 एक्टिव केसेस हैं।
न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर और LAC के काउंसलर स्टेंजन डोल्मा ने बताया कि लेह में HIV के 61 पॉजिटिव केसेस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर HIV पॉजिटिव केसेस की बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की जाए तो मजीद केसेस सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख में HIV के केसेस को फैलने से रोकने के लिए बरवक्त पता लगाना, आगाही, चौकसी, खुली बहस और जिनसी तालीम वक्त की ज़रूरत है। ICTC और LAC का काउंसलर मैडम स्टेंजन डोल्मा के साथ हमने बात करने के लिए उनको बुलाया, तो मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत जुले शुक्रिया। तो मैम ले तो एक छोटा सा जगह है, फिर भी हमने सुना है यहाँ भी एड्स का केसेस है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सच में सभी सोचते हैं कि हमारी लद्दाख एक ऐसा छोटा जगह है और यही सोचता है कि लद्दाख का ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये दूसरी जगह का प्रॉब्लम है, दूसरे देश का प्रॉब्लम है, न कि हम ऐसा सोचना हमारे खुद के लिए नुकसान होगा। तो सच्चाई को मान के चलो, जितना सच्चाई को मानोगे उतना हम इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, इन चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए अच्छी बात है। तो हमारे लद्दाख में भी बहुत सारी केसेस है, HIV बोलो या हेपेटाइटिस B बोलो, और हेपेटाइटिस C के भी काफ़ी सारे केसेस है और VDRL के भी है। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को जितना नॉलेज मिले, जितना जानकारी मिले, उतना लोगों के बचाव के लिए ज़रूरी है। तो मैम जानना चाहेंगे कि ले में अभी इस वक्त इसका कितना पेशेंट है? हमारे लद्दाख में जो है अभी तक सिर्फ एक ही ICTC है ले में, जिसके थ्रू हमें आज तक 61 HIV पॉजिटिव केस निकला है और 770 से ऊपर हेपेटाइटिस B केसेस है। तो ये जो है सिर्फ वो लोग हैं जो एक तो रेफरल होके आए डॉक्टर से, और दूसरा वो लोग हैं जिनको हमने ट्रेस किया था। किसी का कोई पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग ट्रेसिंग करते हैं कि इनको कैसे हुआ था, इनके साथ कौन सा पार्टनर है और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस वगैरह क्या है। तो जिसके थ्रू हमें पता चला है वही है, और हमने ऐसा मास स्क्रीनिंग या लोगों में ऐसा तो नहीं हुआ है। तो हम जितना इन चीज़ों पे हम फोकस करें, जितना हम लोगों को टाइमली डायग्नोस करने की कोशिश करें, तो उतना फायदा होगा। और ये दिन मनाने का भी मेन मकसद वही है कि जितना हो सके लोगों को हम जानकारी दे, बचाव के लिए बोले, और जो है उन लोगों को टाइमली डायग्नोस हो ताकि हम आने वाले पीड़ित को हम बचाया जा सके। तो इसीलिए जितना हो सकते, अच्छी बात है कि जितना स्क्रीनिंग अच्छे से हो और जितना हो सकते टाइमली डायग्नोस हो। मैं अभी आप जो 60 नंबर्स की बात करें, 60 या 61 बताए थे, तो ये ले डिस्ट्रिक्ट की बात है कि करगिल डिस्ट्रिक्ट को भी मिला के? हाँ, तो ले में जितने भी है तो ज्यादातर तो ले के ही है, तो काफी सारे पेशेंट कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी है। तो इससे ज्यादा हमारे यहाँ पे हमें पता है कि जितना हमारा पॉपुलेशन से उससे ज्यादा कभी माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, आर्मी पर्सनल्स आते हैं, तो उन सबों को मिला के काफी सारे रेफरल इन होते हैं, काफी सारे आउट होते हैं। जैसे कोई यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं तो उनको हम लोग यहाँ से ICTC के साथ साथ ये जो है लिंक ART सेंटर है, यानी कि हमारे यहाँ से मेडिसिन भी दिया जाता है सबों को। तो इसीलिए दोनों को मिला के हमारे पास जो है टोटल डायग्नोसिस 61 केसेस है, उसमें से काफी लोकल भी है, काफी नॉन लोकल्स भी है। पुंछ म्यूनिसिपैलिटी माई टाउन माई प्राइड के उन्वान से अवामी फलाह की मुहिम चलाई जा रही है। आज बल्दिया की जानब से शहर में वाक़ डाक बंगले में प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ मुख्तलिफ महकमों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे थे, जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ महकमों की तरक्याती स्कीमों से आगाह किया जा रहा था। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सब जज वजाहत काजमी इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने तमाम उमूर का जायज़ा लिया। यहाँ रीढ़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत बैंक 20-20 हज़ार का कर्ज फराहम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे उनको एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत लोन दिए जाएंगे, और स्ट्रीट वेंडर वालों को खास करके स्पेशली स्ट्रीट वेंडर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमने सर्टिफिकेट भी, लाइसेंस भी दिए हैं, और कोशिश कर रहे हैं और भी जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए जहां से।
गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकते नहीं कर सकते, आपकी जिन्होंने हमें इतना ताउन किया हमारा और हमको लोन भी दिया, उस पट्टे का बहुत बहुत ताउन करते हैं हम। कोई डिस्ट्रिक्ट भी है तो हमको लोन भी दे रहे हैं, अभी भी पहले 10,000 दिया था, अभी 20,000 रुपया हमारे लिए तैयार है। हमारा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि दो और अपने दफ्तर बैंक से जाकर लोन ले लो। मॉडल विलेज और सयाहती नक्शे पर लाया हुआ इलाका बिजली के खंभों, तारों और बिजली सप्लाई से महरूम है। इस जदीद दौर में भी टंगमर्ग बदरकोट का वाईमर्ग इलाका नाकिस बिजली निज़ाम के नतीजे भुगत रहा है। पेशा बदरकोट टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। टंगमर्ग के बदरकोट पहाड़ी इलाके के वाईमर्ग में इस जदीद दौर में भी बिजली का निज़ाम इंतहाई खराब है। बदरकोट का ये इलाका सयाहती नक्शे पर लाया गया है और मॉडल विलेज के तौर पर भी इसे उभारा जा रहा है, ताहम यहाँ बिजली का निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम है। वाईमर्ग में बिजली के खंभों के बजाय दरख्तों की शाखों पर तारें लटकी हुई हैं और उनके जरिए से बिजली की तरसीली लाइन मुख्तलिफ घरों तक पहुँचाई जा चुकी है। बिजली लेने के लिए कांटे की तार का भी इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि यहाँ कुछ घरानों ने बिजली के मीटर भी नस्ब किए हुए हैं और बाज़ाब्ता बिजली बिल अदा कर रहे हैं। वाईमर्ग के लोगों ने बताया कि हुकाम ने उनसे वादा किया था कि यहाँ ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाएगा, लेकिन वो काम भी आज तक नहीं हुआ। उन्होंने महकमे पर शारी का इल्जाम लगाया है। तार लगानी चाहिए थी। और पावर का दूसरा मसला है, वो कब आता है कब जाता है, वो आंख मचोली करता ही है। लेकिन तो भी किसी वक्त चलती बिजली चलती, लेकिन पोलों की पोजीशन देखें आप। पोल यहाँ सब उखड़े हुए हैं, 2-4 पोल लगाए हैं यहाँ। जो बदरकोट से ये जो बस्ती वाईमर्ग वाली है, यहाँ पोल बिल्कुल नहीं लगाए आज तक। कि यहाँ आप देख रहे हैं पोलों की और तार की क्या पोजीशन है। यहाँ 4 फुट बर्फ गिरती है तो ये उखड़ जाते हैं उसी वक्त। आप देखें यहाँ वो कुछ घराने हैं, इनके पास कोई पाल नहीं, बल्कि वो कांटे वाली तार लगाकर ये बिजली लेते हैं। ना तार ना पोल कुछ भी नहीं देखा। अगर आप खुद भी देख सकते हैं, वो टेंशन नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बिजली का नामो निशान है नहीं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।